नमस्कार माय डियर फ्रेंड। एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम बॉटनी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव प्रकार का है, यानी कि जिनके एग्जाम में एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बॉटनी में पेपर सेकेंड ही आपका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जिनका बीएससी के फाइनल ईयर में बॉटनी सब्जेक्ट है, चाहे मेजर या माइनर हो, ठीक है। अगर एग्जाम आपका एमसीक्यू पैटर्न पर हो रहा है तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 और 25 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से आज लगभग आपको 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस रिपीटेड देखने को मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चन पेपर था ये राजा महन प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का। तो आपको बता दूं दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटी में जो माइनर का पेपर होता है वो एमसीक्यू पर होता है, यानी कि ओएमआर पर होता है, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। तो जो अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इसी प्रकार से एमसीक्यू बनेंगे आपके भी पेपर में, तो आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बॉटनी का सेकंड पेपर है जिसका पेपर टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें क्वेश्चन है कि आनुवांशिक सामग्री के रूप में डीएनए के अस्तित्व को साबित करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग किसने किया था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ग्रिफिथ, बी ऑप्शन है वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, सी ऑप्शन है कॉर्नबर्ग और डी दिया गया है मेडल। तो आपको बता दें यहाँ पर जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग कर दिखाया था, इसलिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर सेकंड। क्वेश्चन है विच डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड बाय ई कोलाई फॉर द बल्क ऑफ डीएनए सिंथेसिस ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। यानी कि प्रकृति के दौरान अधिकांश डीएनए संश्लेषण के लिए ई कोलाई द्वारा किस डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया गया था ए डीएनए पॉलीमरेज फिफ्थ, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ। तो इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। प्रकृति के दौरान अधिकांश डीएनए संश्लेषण के ई कोलाई द्वारा जो डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न है विच इज नॉट द इंड्यूसर ऑफ लैक ओपरान। क्वेश्चन है कि लैक ओपरान का प्रेरक नहीं है, इनमें से कौन सा लैक ओपरान का प्रेरक नहीं है। ऑप्शन ए देखेंगे जिसमें दिया गया लैक्टोज, बी ऑप्शन है लेलोलैक्टोज, सी ऑप्शन है आईपीटीजी और डी है आपका ऑप्शन ट्रेप्टोफैन। तो इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रेप्टोफैन। लैक ओपरान का प्रेरक नहीं है ट्रेप्टोफैन, बाकी लैक ओपरान के प्रेरक के अंतर्गत लैक्टोज, एलोलैक्टोज और आईपीटीजी आते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और प्रश्न नंबर 4 है इसमें इनिटेशन कोडान फॉर ट्रांसलेशन इज, यानी अनुवाद क्या पूछा गया है, अनुवाद के लिए प्रारंभिक कोडान इनमें से कौन सा है। पहला अगर देखें तो ये है ए यू जी, बी ऑप्शन है ए जी जी, सी ऑप्शन है यू 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 और ऑप्शन डी दिया गया है यू ए सी। इसमें आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुवाद के लिए प्रारंभिक कोडान जो है वो है ए यू जी। ओके, और इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि जो आपका ट्रांसलेशन है का प्रारंभिक जो कोडान होता है जिसको हम मैथियोनिन भी बोलते हैं, जिसे AUG। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। और पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया गया है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन द mRNA इज रीड इन सेट्स ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स का। अनुवाद के दौरान mRNA को 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट में पढ़ा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको कोडान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडान बोलते हैं। इसलिए आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है कि व्हिच आरएनए मॉलिक्यूल कैरी एमिनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन।
अनुवाद के दौरान कौन सा आरएनए अणु अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है? तो अमीनो एसिड कौन सा है इसमें? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे 6 नंबर प्रश्न में आपका इसमें उत्तर हो जाएगा टीआरएनए। क्या हो जाएगा? टीआरएनए। टीआरएनए अनुवाद के दौरान आरएनए अणु अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 जिसमें है हाउ मनी न्यूक्लियोटाइड मेक अप ए कोडान द जेनेटिक कोड। अनुवांशिक कोड में कितने न्यूक्लियोटाइड एक कोडान बनाते हैं? आपका ऑप्शन दिया गया है ए 1, बी है 2, सी ऑप्शन है आपका 3 और चौथा ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है 4। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुवाद कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड कोडान बनाते हैं? तो 3 न्यूक्लियोटाइड कोडान बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 8 और 8 नंबर क्वेश्चन है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग द ओकाज़की फ्रेगमेंट ऑफ द लैगिंग स्टेट। लैगिंग स्टेट पर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइम इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज, बी आपका है जिसमें दिया गया लीगेज, सी ऑप्शन है हेलिकेज और डी दिया गया है पाइमेज। तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीगेज। ठीक है, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप सभी। कई बार ये रिपीट हो चुके हैं, डीडीयू में अभी हाल ही में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन द, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए प्रतिकृति कहाँ पर होती है? तो डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो कहाँ पर होती है? क्या साइटोप्लाज्म में होती है या फिर न्यूक्लियस में होती है, यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रक में, या फिर केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए जो प्रतिकृति होती है वो कहाँ पर होती है? वो न्यूक्लियस में होती है। कहाँ पर? न्यूक्लियस यानी केंद्रक में होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। केंद्रक और केंद्रिका दो हैं, तो केंद्रिका में नहीं होती है, केवल न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है द एंजाइम दैट ऐड न्यूक्लियोटाइड इन द 5 to 3 डायरेक्शन ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए प्रतिकृति के दौरान 5 से 3 दिशा में न्यूक्लियोटाइड जोड़ने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा है? तो इनमें जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होगा? पहला है डीएनए होगा या डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज या फिर डी दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, इसमें है टोपो आइजोमेरेज। तो इसमें आपका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 20 में राइट उत्तर होगा। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट उत्तर आपका है। 10 नंबर का बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है द रीजन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन बीइंग इज कॉल्ड द। डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत होने वाले क्षेत्र को किससे होने वाला क्षेत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है आपका रेप्लिकेशन बबल, बी ऑप्शन है रेप्लिकेशन फोर्क, सी ऑप्शन है रेप्लिकेशन की उत्पत्ति और डी दिया गया रेप्लिकेशन साइट। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो जब पूछे आपसे कि द रीजन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन बीइंग इज कॉल्ड द, तो आप कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और 12 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें किस प्रकार का संश्लेषण होता है? तो दोस्तों माफ कीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें संश्लेषण किसका होता है? तो इसमें डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। किसका होता है? डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आपका है, जिसमें पूछा गया प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है द प्रोमोटर रीजन इन ट्रांसक्रिप्शन इज लोकेटेड।
ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? जीन से पहले, जीन के बाद, या जीन के भीतर, या फिर mRNA पर? तो इनमें जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर द जीन। ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर क्षेत्र जो स्थित होता है वो जीन से पहले स्थित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि इन यूकैरियोटिक सेल व्हेयर डज ट्रांसक्रिप्शन अकर? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है दोस्तों वो न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक में होता है। तो इसलिए आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसलेशन इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? यानी आणविक जीव विज्ञान में ट्रांसलेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन जिसमें है डीएनए का रेप्लिकेशन, बी है प्रोटीन सिंथेसिस, सी ऑप्शन है आरएनए सिंथेसिस, और डी दिया गया है डीएनए रिपेयर। तो इनमें से दोस्तों आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, आणविक जीव विज्ञान में ट्रांसलेशन का जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन 20 में राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है द गोल्डन राइस इज सुटेबल टू ओवरकम डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? यानी गोल्डन राइस किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त है? क्या विटामिन B12, या विटामिन सी, या विटामिन ए, या फिर विटामिन ई? तो इनमें से जो आपका राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। गोल्डन राइस विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का आरएनए न्यूक्लियस में संश्लेषित होता है? ऑप्शन ए आपका दिया गया मैसेंजर आरएनए, बी है स्थानांतरण आरएनए, सी आपका राइबोसोमल आरएनए, और डी दिया गया है गाइड आरएनए। तो इनमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस में संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। और इसमें पूछा गया आनुवांशिक रूप से इंजीनियर किया गया कौन सा फल देर से पकता है? तो इनमें से टमाटर देर से पकता है, आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए पर करेक्ट उत्तर आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। और 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द टर्म ऑफ ट्रांसजेनिक रेफर टू ऑर्गेनिज्म दैट, यानी ट्रांसजेनिक शब्द उन जीवों को संदर्भित करता है जो प्राकृतिक हैं, या जिनमें सामान्य जीन होती है, या जिनमें अन्य प्रजाति या जीन सम्मिलित है, या अनुवांशिक संशोधन के प्रतिरोधी हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 ध्यान रखेंगे, आप सबको कमेंट के माध्यम से बताना है और मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? क्वेश्चन है द कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज, यानी कि एक जीव में डीएनए के पूर्ण अगुणित समुच्चय को क्या कहा जाता है? क्या उसको जीनोम बोलते हैं, या फिर प्रोटियोम बोलते हैं, या न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, या फिर ट्रांसक्रिप्टोम बोलते हैं? तो इनमें से करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 20 नंबर में ऑप्शन नंबर ए, जीनोम। एक जीव में डीएनए के पूर्ण अगुणित समुच्चय को जीनोम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, जिसमें है द टर्म बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाज गिवन बाय, यानी कि जैव सूचना विज्ञान किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। दोस्तों याद रखेंगे, जैव सूचना विज्ञान जो दिया गया था वो दिया गया था पार्लिन, होगे, वेग और बेन हेस्पर के द्वारा। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आपका करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 22 है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए जीनोम एडिटिंग टूल? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीनोम एडिटिंग टूल है? तो इनमें से जीनोम एडिटिंग टूल आपको बताना है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसमें जो जीनोम एडिटिंग टूल है वो हो जाएगा आपका CRISPR-Cas9, ये आपका जीनोम एडिटिंग टूल है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑर्गेनल इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की साइट कौन सा अंगक है? पहला ऑप्शन जिसमें केंद्रक दिया गया है, दूसरा ऑप्शन जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, और सी दिया गया राइबोसोम, डी दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोसोम।
सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की साइट ये में जो अंगक है वो है राइबोसोम। प्रश्न नंबर 24 जिसमें पूछा गया है कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया तब समाप्त होती है जब स्टार्ट कोडान पर पहुंच जाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड व्हेन। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया तब समाप्त होती है जब स्टार्ट कोडान पर पहुंच जाता है, जब स्टॉप कोडान पर पहुंच जाता है, या राइबोसोम को तोड़ा जाता है, या फिर mRNA को ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया तब समाप्त होती है जब जब स्टॉप कोडान पर पहुंच जाता है। इस प्रकार से बी आंसर इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहला स्टेप क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो पहला स्टेप है वो है जीन का पृथक्करण करना। क्या है दोस्तों? आइसोलेशन ऑफ जीन। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, जीन का पृथक्करण करना। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहला स्टेप है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 जिसमें है जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन यूज इन मेडिसिन टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। चिकित्सा में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से दोस्तों किसका उत्पादन करने के लिए किया जाता है? याद रखेंगे, हम सिंथेटिक दवाओं के लिए करते हैं, टीका के लिए करते हैं, यानी वैक्सीन के लिए, पुनः संशोधित प्रोटीन के लिए जैसे इंसुलिन है, उपरोक्त सभी, इसलिए हम डी आंसर टिक करेंगे, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, चिकित्सा में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए किया जाता है? तो सिंथेटिक दवा के लिए, टीका के लिए, पुनः संशोधित जो प्रोटीन से बने इंसुलिन के टीके होते हैं, या ठीक है, तो ये सभी है, इसलिए डी आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 27 और 27 नंबर क्वेश्चन में है द जीन इंसर्टेड इनटू बीटी कॉटन टू मेक इट रेजिस्टेंस टू पेस्ट कम्स फ्रॉम, यानी बीटी कॉटन में कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए डाला गया जीन कहाँ से आता है? वो जीवाणु से आता है, या पौधों से आता है, या फिर जानवर से, या फिर वायरस से। तो इनमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा एक जीवाणु यानी एक बैक्टीरियम से आता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 28 और इस क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन की विच टेक्निक इज यूज टू जीनोमिक। जीनोमिक में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन जिसमें प्रोटीन फोल्डिंग, बी है डीएनए का अनुक्रमण, सी है रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, और डी ऑप्शन दिया गया जीव का वर्गीकरण। तो जीनोमिक में जिस तकनीकी का उपयोग किया जाता है वो तकनीकी है डीएनए सीक्वेंसिंग। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग, यानी बी आंसर 28 नंबर में ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 29 इसमें पूछा गया है कि which programming language is most commonly used in bioinformatics। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सबसे सामान्य रूप से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा उपयोग किया जाता है? कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा उपयोग किया जाता है? जिसमें पहला ऑप्शन है आपका जावा, बी है पाइथन, सी है सी प्लस प्लस, और डी दिया गया है रूबी। तो इसमें आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा पाइथन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सबसे सामान्य रूप से जिस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करते हैं वो है पाइथन। क्लियर है? तो 29 नंबर प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 30 और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच टूल इज यूज फॉर सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अनुक्रमण संरेखण के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो टूल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो है आपका क्रिस्टल डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके हैं। ओके, चलिए आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सबके समझ में आ रही होगी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर भाई कर दीजिएगा, जितने भी छात्र छात्र हमारे साथ अभी तक नए जुड़े हैं। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 31 जिसमें पूछा गया डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन है भाई, ये पूछा जाता रहता है कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था। तो आपको पता ही होगा वाटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को दिया था, इसलिए आंसर हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन और प्रश्न नंबर 32 है कि which enzyme is responsible for unwinding the DNA double helical during replication। यानी कि प्रतिकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है
हेलिकेज। ऑप्शन नंबर बी आपका डीएनए पॉलीमरेज, सी है आरएनए पॉलीमरेज और डी दिया गया लाइगेज। तो इनमें से जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हेलिकेज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। और 33 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि द डायरेक्शन इन विच द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड ऑकर्स, यानी कि नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण किस दिशा में होता है। ठीक है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है 5 से 3 या 3 to 5 या 5 to 5 या डी ऑप्शन है 2 5। इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन में 5 to 3। नया डीएनए स्ट्रैंड इसी दिशा में संश्लेषित होता है। किस दिशा में होता है, तो 5 to 3। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 34, जिसमें है कि which एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो प्रतिलेखन के लिए जो एंजाइम उत्तरदायी है वो है आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 35, जो कि है इसमें पूछा गया है कि एमआरएनए के 3 सिरे पर 200 से 250 एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना क्या कहलाता है। क्या उसको कैपिंग बोलते हैं, या फिर इसको आप स्प्लिसिंग बोलते हैं, या फिर पॉली एडनाइलेशन बोलते हैं, या फिर प्रतिलेखन बोलते हैं। तो इनमें से जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉली एडनाइलेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पॉली एडनाइलेशन। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 36। और 36 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दोस्तों, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। द क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ आरएनए वाज गिवन बाय, ऑप्शन है वाटसन, बी ऑप्शन है क्रिक, सी है इसमें टैटम और डी दिया गया है हॉली। तो आपको बता दें इसमें जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉली। ठीक है, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल जो दिया गया था वो हॉली के द्वारा दिया गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा 36 नंबर में डी आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37, जिसमें है कि विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में विशिष्ट साइट पर डीएनए को काटने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो डीएनए को काटने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 में ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। तो याद रखने योग्य ये क्वेश्चंस है कि जो पार्ल बर्ग थे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक के रूप में यानी फादर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें दोस्तों दो क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप सभी लोग। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की तो आपको क्लियर रूप से दिख जाएगा। क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आणविक गोद के रूप में जाना जाता है। आणविक गोद के रूप में किसको जाना जाता है, तो आणविक गोद के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखेंगे डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को आणविक गोद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सॉर्टर्न ब्लॉटिंग का उपयोग किसका पता लगाने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो आप याद रखेंगे डीएनए का पता लगाने और डीएनए का विश्लेषण करने के लिए सॉर्टर्न ब्लॉटिंग का उपयोग किया जाता है। इसलिए 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, और इसमें पूछा गया कि फोरेंसिक विज्ञान और पितृत्व परीक्षण में किस तकनीकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन जिसमें है डीएनए फिंगरप्रिंट, बी ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, सी है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी और डी दिया गया है वैद्युत कण संचलन। तो इनमें से आपका जो करेक्ट उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, विच टेक्निक इज विडली यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो डीएनए आपका फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट इसमें सही उत्तर होगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है पिछले सत्र में, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस जीवाणु को पौधे का प्राकृतिक अनुवांशिक इंजीनियर कहा जाता है। विच बैक्टीरियम इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट। ओके,
पहला ऑप्शन जिसमें है एस्केरिचिया कोलाई, बी ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरियम, सी है राइजोबियम और डी दिया गया है हीमोफिलस एंजुला। तो इनमें से जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा 42 नंबर क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 43 और इसमें पूछा गया है कि जैव सूचना विज्ञान में जीनोमिक्स का तात्पर्य क्या है। जैव सूचना विज्ञान में जीनोमिक्स का क्या तात्पर्य है। तो जीनोमिक्स का तात्पर्य किससे है, जीन की संरचना और कार्य का अध्ययन जीनोमिक्स का अर्थ कहलाता है। इसलिए हम कौन सा आंसर टिक करेंगे, तो पहले हम आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा डी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन आर कॉल्ड जीनोम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44 और इसमें पूछा गया है कि विच बायो इन्फॉर्मेटिक्स एप्लीकेशन इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ऑल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाई एन ऑर्गेनिज्म। किस जैव सूचना विज्ञान अनुप्रयोग में एक जीव द्वारा उत्पादित सभी प्रोटीन का अध्ययन शामिल है। पहला ऑप्शन जिसमें है प्रोटीओमिक्स, बी ऑप्शन दिया गया है मेटाबोलामिक्स, सी है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स और डी दिया गया है डीएनए अनुक्रमण। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, प्रोटीओमिक्स आपका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर आपका 45 जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज इन कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया तरल नाइट्रोजन सिलिकॉन, बी ऑप्शन आपका सी है कार्बन और डी दिया गया है हाइड्रोजन। तो कंप्यूटर चिप में जिस तत्व का उपयोग किया जाता है वो क्या है, तो वो हो जाता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर के चिप्स के निर्माण में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर आपका है 46 जिसमें है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स डील विथ द स्टडी ऑफ। जैव सूचना विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपका है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रिपल स्टार से इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ता हूँ कि जैव सूचना विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। पहला आपका है ट्रांसजेनिक युग से, बी ऑप्शन है प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया, सी ऑप्शन है डीएनए संश्लेषण की प्रक्रिया और डी आंसर है जैविक डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटेशनल तकनीकी का अध्ययन। तो इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जैव सूचना विज्ञान किसका अध्ययन है, तो यह अध्ययन है जैविक डेटा का विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटेशनल तकनीकों का अध्ययन करना। ओके, आंसर क्या लगाएंगे आप, डी आंसर टिक करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 47 और 47 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर फॉर सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमण संरेखण के लिए जैव सूचना विज्ञान सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया प्लांट स्नैप, बी ऑप्शन है एमएस वर्ड, सी है आपका ब्लास्ट और डी ऑप्शन दिया गया एमएस एक्सेल। तो करेक्ट उत्तर में से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर होगा, यानी कि ब्लास्ट। ठीक है, ये BLAST जिसमें क्या होता है, सीक्वेंसिंग अलाइनमेंट सिमिलरिटीज रिसर्च। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आता है। सो आंसर आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। कई बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा इंडिकेट कर लीजिएगा, ट्रिपल स्टार से इंडिकेट करिएगा। ओके, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 48 जिसमें है कि विच टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस कंटेन्स रॉ एंड अनप्रोसेस्ड डेटा। किस प्रकार के जेनेटिक डेटाबेस में कच्चा और असंसाधित डेटा होता है। पहला ऑप्शन जिसमें प्राथमिक डेटाबेस, बी है द्वितीयक डेटाबेस, सी ऑप्शन है तृतीयक डेटाबेस और डी है संसाधित डेटाबेस। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी डेटाबेस आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी डेटाबेस फॉर न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम के लिए डेटाबेस है। तो क्लिक के लिए कौन सा अनुक्रम है, तो यहाँ पर आप लगा देंगे कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, जीन बैंक।
निम्नलिखित में से जो न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम के लिए प्राथमिक डेटाबेस है वो है जीन बैंक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज ए प्राइमरी माफ कीजिएगा प्राइमरी रिस्पॉन्सनरी फॉर प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर। थोड़ा सा दोस्तों क्लियर नहीं है शब्द, इस वजह से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करेंगे जब भी आप क्वेश्चन पेपर मेरे पास सेंड करिए थोड़ा सा क्लियर पिक भेजा करिए ताकि आसानी से उसकी आंसर की बन सके, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रोटीन के 3D संरचना के लिए प्राथमिक भंडार है। तो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीडीबी। पीडीबी आपका इसमें सही उत्तर है, प्रोटीन डेटाबेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटीन डेटाबेस, ठीक है। या आंसर अगर ऑप्शन में प्रोटीन डेटाबेस रहेगा तो आप वही लगाइएगा, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो कहीं कहीं पर यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, कई कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिव फॉर 3D स्ट्रक्चर, तो आप जानेंगे प्रोटीन डेटाबेस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज यूज फॉर द सिमिलरिटी रिसर्च। सामान्यता खोज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो हम किस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, तो भाई हम ब्लास्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 52, जिसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा कि विच इज ए प्रोग्राम यूज फॉर द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। फाइलोजेनेटिक विश्लेषण के लिए किसका उपयोग, माफ कीजिएगा, फाइलोजेनेटिक विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए जो प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का हम उपयोग करते हैं वो प्रोग्राम क्या है, वो प्रोग्राम है दोस्तों PHYLIP, ठीक है। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो है फाइलोजेनेटिक विश्लेषण के लिए प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर ए लगा देंगे करेक्ट उत्तर। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस वाज क्रिएटेड बाय, यानी कि पहला जैव सूचना विज्ञान डेटाबेस किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये जो जैव सूचना पहला जो बायो इन्फॉर्मेटिक डेटाबेस बनाने का प्रमुख व्यक्ति जो था वो कौन सा था, तो वो डेहाप था। ऑप्शन नंबर सी डेहाप, इसमें आप लगाएंगे सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। और 54 नंबर क्वेश्चन है कि विच डेटाबेस इज कॉमनली यूज टू सर्च साइंटिफिक लिटरेचर रिलेटेड टू लाइफ साइंस। जीव विज्ञान से संबंधित विज्ञान साहित्य को खोजने के लिए आमतौर पर किस डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो डेटाबेस का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो है आपका PUBMED, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि जीव विज्ञान संबंधित वैज्ञानिक साहित्य खोजने के लिए सामान्य जो डेटाबेस है वो है PUBMED। ओके, आंसर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं हर साल ये प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन है कि विच टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ मल्टीपल जीन सिमिल्टेनियसली, यानी कि एक साथ कई जीनों के अभिव्यक्त स्तर को निर्धारित करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जिस तकनीकी का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो आपका है माइक्रो एरे का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा 55 नंबर में ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है डीएनए अणु में न्यूक्लियोटाइड के क्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। क्या कहते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग। ऑप्शन सी सही है 56 नंबर प्रश्न में आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। और 57 नंबर क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम इज कंपोस्ट ऑफ। न्यूक्लियोसोम किसके मिलकर के बना होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर के बना होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे कि ये डीएनए प्लस हिस्टोन से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोसोम डीएनए प्लस हिस्टोन से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर आपका 58, जिसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ आरएनए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरएनए का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा एक आरएनए का प्रकार नहीं है, ये पूछा गया है। तो आरएनए का प्रकार जो नहीं है
वो देखिए पहले समझ लेते हैं भाई आरएनए का प्रकार कौन कौन सा है। तो आरएनए के प्रकार में टीआरएनए आ जाता है, आरआरएनए आ जाता है, एमआरएनए आ जाता है, लेकिन क्यूआरएनए नहीं आता, इसलिए आंसर हो जाएगा डी आपका राइट उत्तर। और ये कई बार रिपीट हो चुका है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। दोस्तों वीडियो को भाई सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जो भी साथी हमारे नए से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए हैं हमारे, उनसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर हाइप का ऑप्शन मिलेगा, प्लीज वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। गुणसूत्र पर जीन के सापेक्ष स्थित ज्ञात करने की प्रक्रिया को प्रक्रिया जो है वो क्या है? तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जीन ट्रैक बोलते हैं, या जीनोमिक वॉल्किंग, या जीनोमिक मैपिंग, या फिर क्रोमोसोम वॉल्किंग। तो इसमें आपका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है उसको समझिए आप लोग। इसमें आपका है आंसर डी लगा देंगे, क्रोमोसोम वॉकिंग। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं की जब बात होती है तो क्रोमोसोम पर जीन के सापेक्ष स्थान जो खोजने की प्रक्रिया है उसको जीनोमिक मैपिंग तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोमिक मैपिंग मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं होगा, माफ कीजिएगा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, मैंने डी आपको लगाया था, क्रोमोसोमिक वॉकिंग नहीं होगा। गुणसूत्र पर जीन के सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीनोम मैपिंग कहलाती है। सी आंसर आप लगाएंगे, डी इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप सब स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लीजिएगा भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 60 इसमें है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? प्रोटियोमिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ, प्रोटियोमिक्स में के अध्ययन को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन जिसमें कोशिका के एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रोटीन का सेट, या फिर बायो मॉलिक्यूल्स, या सी ऑप्शन दिया गया है जिसमें प्रोटीन का सेट, और डी है कोशिका में व्यक्त प्रोटीन का पूरा सेट। तो इनमें से जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, द इंटायर सेट ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन इन द सेल। ठीक है, ये आपका प्रोटोमिक्स इक्वल टू क्या होगा? प्रोटोमिक्स इक्वल टू होता है कोशिका में व्यक्त सभी प्रोटीन का पूरा सेट, जिसको एक्सप्रेस्ड प्रोटीन भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 61, और इसमें पूछा गया है द प्लाज्मिड यूज टू ट्रांसफर जीन इन प्लांट इज, पौधे में जीन स्थानांतरित करने के लिए जो प्रयुक्त प्लाज्मिड है वो कौन सा है? तो उनमें से जो प्रयुक्त प्लाज्मिड है वो है टी आई प्लाज्मिड। क्या है? टी आई प्लाज्मिड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62, और 62 नंबर क्वेश्चन इसमें है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज, आणविक जीन आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन जिसमें है डीएनए आरएनए का डीएनए आरएनए प्रोटीन, या प्रोटीन डीएनए आरएनए, या आरएनए फिर डीएनए फिर प्रोटीन, या डी आंसर है आरएनए प्रोटीन फिर डीएनए। तो इनमें से जो राइट उत्तर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन। ये आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 63, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आर फाउंड मोस्ट इन प्रोकैरियोट्स एज, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए अधिकांशतः प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। वो कहाँ पर पाए जाते हैं? क्या वो कॉस्मिड में पाए जाते हैं, या ऑप्शन नंबर बी आपका है ट्रांसपोसोन में, या प्लाज्मिड में, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो इसमें आपका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा 63 में ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मिड। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में अधिकांश जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के रूप में पाए जाते हैं वो प्लाज्मिड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 64, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट डिड द हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट कंफर्म इन 1952, 1952 में हर्शी चेस प्रयोग ने क्या साबित किया था? पहला ऑप्शन दिया गया है जिसमें है डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, या डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये हर्शी चेस ने बताया था 1952 में, या फिर प्रोटीन्स कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी है आरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और डी दिया गया जीन आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। तो 64 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है।
ये हर्शी चेस के प्रयोग ने साबित किया था। कब साबित किया था? 1952 में। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न में सही उत्तर है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन ये आपका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 65, जिसमें है हु डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन कोड, माफ कीजिएगा जेनेटिक कोड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आणविक जीव विज्ञान में आनुवंशिक कोड का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक कोड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? तो इनमें से राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्शल नेरेनबर्ग। मार्शल नेरेनबर्ग ने आणविक जीव विज्ञान में आनुवंशिक कोड का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 65 नंबर प्रश्न का आंसर। प्रश्न नंबर 66, जिसमें पूछा गया है कि विच साइंटिस्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज वाज क्यूसिकल इन डिस्कवरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की संरचना की खोज में किस वैज्ञानिक ने एक्सरे विवर्तन चित्र का महत्वपूर्ण योगदान दिया था? पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन आपका है रोसालिड फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी जेम्स वाटसन और डी दिया गया है लिनस पॉलिंग। तो उनमें से करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माफ कीजिएगा रोसालिड फ्रैंकलिन ने डीएनए की संरचना की खोज में एक्सरे विवर्तन चित्र का एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 67, जिसमें है कि डीएनए रिप्लिकेशन इज, डीएनए प्रतिकृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। डीएनए प्रतिकृति है, किसका प्रतिकृति है डीएनए? तो ये जो प्रतिकृति है दोस्तों वो सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षित, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 68, जिसमें है कि व्हाट इज द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए अणु का आकार क्या है? पहला ऑप्शन जिसमें डबल हेलिकल हेलिक्स, बी है सिंगल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स और सर्कुलर लूप। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? आशा करता हूं आप सब इसका आंसर कर पाएंगे। डबल हेलिक्स, डीएनए अणु का जो आकार है वो डबल हेलिक्स है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 69, ध्यान दीजिएगा 69 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डीएनए अणु की बैकबोन किससे बनी होती है? डीएनए अणु की बैकबोन किससे बनी होती है? तो ये बैकबोन बनी होती है डीएनए के रीढ़, जो बैकबोन है फास्फेट और शुगर से मिलकर के बनी होती है। तो फास्फेट और शुगर, पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा फास्फेट एंड शुगर, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 70, जिसमें पूछा गया कि व्हिच टाइप्स ऑफ बॉन्ड होल्ड द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टुगेदर। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने वाला बंध किस प्रकार का होता है? तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने वाला जो बंध होता है वो किस प्रकार का बंध होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये बंध जो होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन प्रकार का बंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है इस क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 71 है कि डीएनए के एडेनाइड किस बेस से जुड़ता है? तो डीएनए के एडेनाइड किस बेस से जुड़ता है? तो गुआनिन से, थाइमिन से, साइटोसिन से या फिर यूरासिल से। तो करेक्ट उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाइमिन से जुड़ता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 72, और इसमें पूछा गया है कि डीएनए में दो लगातार बेस पेयर के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 0.34 nm। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर इसमें होगा। प्रश्न नंबर 73, जिसमें पूछा गया है कि डीएनए के डबल हेलिक्स का व्यास कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। डीएनए के डबल हेलिक्स का व्यास पूछा गया कि कितना होता है? तो इसका जो व्यास होता है वो होता है 2.0 nm, 2.0 nm होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट उत्तर, ठीक है। लगभग मान के चलिएगा, लगभग होता है 2.0 nm की, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 74, जिसमें डीएनए प्रकृति में लीडिंग स्ट्रैंड किस प्रकार से संश्लेषित होता है? तो लीडिंग स्ट्रैंड जो संश्लेषित होता है क्या वो निरंतर होता है या फिर विखंडित रूप से होता है या टुकड़ों में होता है या फिर आरएनए प्राइमर के बिना होता है? तो इनमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा निरंतर, कंटिन्यूअसली। डीएनए प्रकृति में लीडिंग स्ट्रैंड सतत कंटिन्यूअसली संश्लेषित होता है,
74 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75 जिसमें ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन है कि डीएनए प्रतिकृति में लैंगिक स्टेट किस प्रकार से संश्लेषित होता है, तो ये निरंतर ही होता है। दोनों का ऑप्शन एक ही है, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए थे बार बार से, ठीक है कुछ दोस्तों। तो भाई हमने आज पूरे पेपर को सॉल्व करा दिया है आप सभी के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम डीडीयू का क्वेश्चन पेपर, जो भी हाल ही में डीडीयू का पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा देंगे। उसमें भी आपको 50 नंबर के 50 एमसीक्यू उसमें पूछे जाते हैं, मानकर चलिएगा 25 प्रश्न उसमें से मिल जाएंगे जो रिपीटेड आपके लिए होंगे, ठीक है। जिनको इनका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए उनके लिए बता दे रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहीं पर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसका सोल्यूशन है, इसकी आंसर की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। दोनों साथ ही में अपलोड मैंने कर दिया है क्लास के बाद में, और ये चीजें आप जैसे ही आप जाएंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे दोस्त नए हैं प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।